नमस्कार, कैसे आप सभी लोग। फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपको एक टीजर देना चाह रहा हूं और वो टीजर ये है कि कल सुबह 6 बजे से नॉन स्टॉप ये चैनल आपके सामने सबसे एक्सक्लूसिव कवरेज लेकर आ रहा है। किसकी आपको पता है, काउंटिंग डे है कल। लेकिन उससे पहले ये खबर देखिए आप, पाकिस्तान आर्मी का स्टिंग ऑपरेशन, यकीन मानिए होश फाख्ता हो जाएंगे। लेकिन पहली बड़ी खबर इस वक्त की जो आपके सामने आ रही है, कर्नाटक में कल आएंगे विधानसभा चुनाव के नतीजे। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी निकाय चुनाव के परिणाम भी आएंगे कल सुबह 6 बजे से TV9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव लगातार कवरेज। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग की जांच वाली याचिका पर सुनवाई। इस वक्त की बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट से कार्बन डेटिंग वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका स्वीकार हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संबंधित विभागों को जरूरी सर्वेक्षण के दिए निर्देश। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज, जरा ध्यान से देखिएगा, क्रूज ड्रग केस और 25 करोड़ की रिश्वत के मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन। एनसीबी मुंबई के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के घर पर छापे। वानखेड़े के घर समेत 5 लोगों के 29 ठिकानों पर सीबीआई की रेड हुई है। चौथी बड़ी खबर, 3 महीने में गिरेगी महाराष्ट्र सरकार, यह कहना है संजय राउत का। संजय राउत ने कहा संविधान के खिलाफ काम कर रही है शिंदे सरकार। नासिक दौरे पर शिवसेना नेता संजय राउत का यह बड़ा दावा है। फिर एक और बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, कल बिहार के दौरे पर जाएंगे बागेश्वर बाबा। दौरे को लेकर पुलिस मुख्यालय ने अलर्ट जारी कर दिया है। पटना एसएसपी को सारे एसओपी पालन करने के निर्देश दे दिए गए हैं। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि फिल्म द केरल स्टोरी पर सुप्रीम कोर्ट का बंगाल और तमिलनाडु को नोटिस। सर्वोच्च अदालत ने दोनों सरकारों को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। तमिलनाडु सरकार के वकील ने कहा हमने फिल्म पर बैन नहीं लगाया है। सातवीं बड़ी खबर, फिल्म द केरल स्टोरी देखने के बाद बोले सीएम योगी, मानवता के खिलाफ अघोषित आतंक का एजेंडा है लव जिहाद। सीएम योगी ने कहा लव जिहाद के प्रति देश का ध्यान आकर्षित करती है यह फिल्म। और आठवीं बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, इंटरनेशनल नंबर से स्पैम कॉल्स पर व्हाट्सएप का बयान। उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी बढ़ाएंगे। व्हाट्सएप ने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग से मिस कॉल रोकेंगे। और 9वीं बड़ी खबर, इस वक्त देश में महंगाई दर में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। अच्छी खबर है ये, महंगाई दर में 18 महीने के सबसे निचले स्तर पर देखा गया है। 4.7% पर पहुंच चुकी है महंगाई दर। 2024 में 6.5% की दर से बढ़ेगी जीडीपी, आरबीआई गवर्नर ने कहा है। लेकिन इस सब के बीच में अब सवाल खड़ा यह होता है कि आज हमारे शो में हम क्या दिखा रहे हैं। सबसे पहले आइए आज की जो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली बड़ी खबर वो है पाकिस्तान आर्मी का स्टिंग ऑपरेशन। इमरान को जेल और विरोध प्रदर्शन के खेल के तालिबानी नेक्सस पर बड़ा खुलासा हम करेंगे। फिर क्या कश्मीर में अमन शांति फारूक अब्दुल्ला को रास नहीं आती, दिखाएंगे फारूक अब्दुल्ला का एंटी इंडिया स्टैंड। इसके बाद तीसरी बड़ी खबर जो है वो है कर्नाटक के नतीजों से जुड़ी। कर्नाटक में कल क्या होगा हर कोई जानना चाहता है। TV9 भारतवर्ष पर उसका आज ब्लूप्रिंट होगा। एक्सक्यूज मी। चौथी बड़ी खबर में हम आपको दिखाएंगे खुलासा, क्या कांग्रेस छोड़ने वाले हैं सचिन पायलट। पायलट का बेबाक इंटरव्यू जो आपसे थोड़ी देर पहले, कुछ घंटे पहले मैंने वहां पर उनके साथ लिया है। और फिर पांचवी खबर होगी कपल्स के सिटिंग केबिन वाले कैफे की, जिस पर मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश में एक नई बहस छिड़ गई है। शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली बड़ी खबर यह है हमारी आज की। आज फिक्र आपकी में सबसे पहले पाकिस्तान की बात करेंगे। पड़ोसी मुल्क के ताजा हालात का जिक्र करेंगे। पाकिस्तान आर्मी का स्टिंग ऑपरेशन दिखाएंगे, वो खुलासा जो खुद वहां की आवाम ने किया है। लेकिन उससे पहले इमरान से जुड़ी ये बड़ी खबर, पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान को आज बहुत बड़ी राहत मिली है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें अल कादिर ट्रस्ट मामले में 15 दिन की अंतरिम जमानत दी। इसके अलावा उन पर चल रहे तोशा खाना समेत 4 अन्य मामलों में भी बेल दे दी गई। हाईकोर्ट ने इसके साथ ही 9 मई के बाद दर्ज किसी भी केस में गिरफ्तारी पर 17 मई तक रोक लगा दी है। इमरान ने इसके फौरन बाद हाईकोर्ट परिसर से ही पाकिस्तानी फौज पर गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए। इस दौरान एक ऐसा बयान भी दे दिया जिससे उनके मुल्क से भाग जाने की अटकलों ने जोर पकड़ा है। इस सब के बीच में पीएम शहबाज शरीफ इमरान को जमानत दिए जाने के फैसले से बौखला उठे हैं। उन्होंने कश्मीर का राग अलापा है, इमरजेंसी लगाने के संकेत दिए हैं। ये सभी बातें हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले
कुछ ऐसे सवाल जो हमारे सभी दर्शकों को चौंका देंगे। पाकिस्तान पिछले 4 दिन से चल रहा है। हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, फायरिंग की तस्वीरें पूरा विश्व देख रहा है। आज जब इमरान को जमानत मिली, उसके बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर फिर से हिंसा हुई। पीटीआई समर्थक और पुलिस वालों में झड़प हुई। इमरान के लाखों समर्थकों पर लगातार बवाल करने के आरोप लग रहे हैं। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि इस उपद्रव के पीछे सिर्फ इमरान समर्थक नहीं है, फौज भी शामिल है। हिंसा के पीछे पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर का खुराफाती दिमाग है और आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने भी पाकिस्तान को सुलगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो आप क्या कहेंगे? हमारे पास ऐसे एक नहीं 5 वीडियो सबूत हैं जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं और हमारी ये सनसनीखेज रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। वीडियो सबूत नंबर 1, तोड़-फोड़ करते दिखे जवान। ये देखें जी, ये बाद में पीटीआई बदनाम होती है। सामान उठा कौन रहा है, जला कौन रहा है, बाद में बदनाम पीटीआई होती है। और पीटीआई की लीडरशिप माशाल्लाह वो कह रही है कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये देखें जी, ये आग लगा रहे हैं आपके सामने और बाद में पता चलता है कि जनाब ये पीटीआई के लोगों ने आग लगा दी, जलाओ गिराव कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। सुना आपने, ये वीडियो खुद पाकिस्तान के एक नागरिक ने बनाया और रेंजर्स पर गंभीर आरोप लगाए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये भाई साहब हैं और इनके साथ कुछ और एजेंसीज के लोग हैं। उनको हमने मना किया तो वो हमारे साथ लड़ने के लिए तैयार हो गए। वो देखें, ये देखें जनाब। वीडियो सबूत नंबर 2, तोड़-फोड़ में पुलिस शामिल। पाकिस्तानी रेंजर्स के अलावा हिंसा में वहां की पुलिस भी शामिल दिखी। इस दूसरे वीडियो ने इसकी तस्दीक की। ये पुलिस वाले आप देख रहे होंगे कि लोगों के जो मोटरसाइकिल यहाँ पे खड़े गए हैं उन्हें तोड़ा जा रहा है पुलिस की तरफ से। लोगों के अमलाक जो है उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है यहाँ पे पुलिस की तरफ से। ये आप लोग देख रहे होंगे। वीडियो सबूत नंबर 3, भीड़ में अनजान चेहरे। सड़क पर उतरे इमरान के हजारों समर्थकों ने बकायदा वीडियो बनाकर खुलासा किया कि भीड़ में कुछ ऐसे लोग शामिल थे जिन्हें पीटीआई समर्थक न जानते थे न पहचानते थे और इन अनजान लोगों ने मेट्रो स्टेशन के शीशे तोड़ दिए। तोड़-फोड़ कर रहे हैं जंगला क्रॉस करके मेट्रो स्टेशन की, और पीटीआई के जो कारकुनान है वो मना कर रहे हैं कि ना तोड़ो। ये कुछ शर्तपसंद लोग हैं, ये देखो पीटीआई के जो लोग हैं वो मना कर रहे हैं। ये बीच में शर्तपसंद लोग हैं जो शीशे तोड़ रहे हैं, लेकिन पीटीआई के जो कारकुनान है वो मना कर रहे हैं। इसको चेक करें जी कौन है ये। दरअसल क्या है कि पीटीआई ने पिछले 3 दिन से कई ऐसे सबूत दिए हैं जिस सबूतों को देखकर लगता है कि पुलिस की गाड़ियों से, पुलिस के ट्रक से सादे कपड़े में लोग उतरते हैं और वो जाके पत्थर बरसाते हैं और फिर उसके बाद हालात एकदम तेजी से तब्दील हो जाते हैं। इसके बगल में पीटीआई ने, इमरान खान की पार्टी ने बकायदा यह बताया है कि कैसे एक तरफ हमारे लोग औरों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और बीच में कुछ उपद्रवी उसको, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमने आपको 3 सबूत ऐसे दिखाए हैं जिसमें रेंजर्स तोड़फोड़ कर रहे हैं, लेकिन अब वो सबूत देखिए जिसमें पाकिस्तान के जवान सिविल ड्रेस में प्रदर्शनकारियों की भीड़ में शामिल हैं। पाकिस्तानी फौज के ये 2 वीडियो भी वहां की अवाम ने बनाए हैं और इस साजिश के लिए अपनी ही फौज को कोसा है। लाहौर से लेकर कराची तक, रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक ऐसे आरोप लग रहे हैं कि पाकिस्तान फौज के जवान सिविल ड्रेस में भीड़ में शामिल हो रहे हैं और हिंसा कर रहे हैं। ये चौथा वीडियो इस बात का सबूत है। दिन के अलावा ऐसा ही एक वीडियो रात का भी वायरल हो रहा है। इसमें 3 जवान मिलिट्री ट्रक से नीचे उतरे। सभी ने आम नागरिकों जैसे कपड़े पहन रखे थे और प्रदर्शनकारियों की भीड़ में शामिल हो गए। वीडियो सबूत नंबर 5, एक महिला ने खोली सेना की पोल। ये वीडियो पाकिस्तान में किस शहर का है नहीं मालूम, लेकिन ये वायरल तस्वीर बता रही है कि सेना की यह खतरनाक साजिश आवाम जान चुकी है। हम एक बात साफ कर देना चाहते हैं कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे कि इमरान के समर्थकों ने हिंसा आगजनी नहीं की।
हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान में तबाही के लिए इनके साथ साथ वहां की फौज भी उतनी ही गुनहगार नजर आ रही है। पाकिस्तानी फौज का हिंसक भीड़ में शामिल होना फिक्र बढ़ा रहा है। क्या ऐसा इसलिए ताकि पाकिस्तान की बर्बादी के आरोप इमरान खान पर लगे? क्या इसलिए ताकि सेना यह मैसेज देने में कामयाब हो जाए कि इमरान खान ही पाकिस्तान के सबसे बड़े खलनायक हैं? वैसे इसमें कोई शक नहीं है कि बर्बाद पाकिस्तान करने को सिर्फ एक इमरान ही काफी है। हम इस पर भी आए, उससे पहले आपको तालिबान पाकिस्तान वाली साजिश बताते हैं। खुरासान प्रोविंस से चलने वाली वेबसाइट द खुरासा डायरी के ट्विटर हैंडल पर हमें पोस्ट दिखी। इसमें लिखा था, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के अहम कमांडर सरबहकाफ मोहम्मद ने बयान जारी करके पूरे पाकिस्तान में चल रहे प्रदर्शनों के खिलाफ बल्कि दौरान अपने आतंकियों को मिलिट्री ठिकानों को टारगेट करने के आदेश दिए थे और 2 दिन में पीटीआई समर्थकों के साथ मिलकर किए गए इस काम में उन्हें काफी कामयाबी मिली। तो समझने वाली बात यह है कि क्या इमरान के समर्थकों के साथ मिलकर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकी भी मुल्क में आग लगा रहे हैं? एक और आपको बात बताना जरूरी है कि इमरान के ऊपर काफी पहले से आरोप लगते रहे हैं कि वो तहरीक-ए-तालिबान को लेकर सॉफ्ट स्टैंड रखते हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी आरोप लगाया कि आर्मी हेडक्वार्टर पर हमला करने के पीछे टीटीपी है। टीटीपी पर पाकिस्तान में कई बम धमाकों के अलावा बेनजीर भुट्टो समेत कई बड़े नेताओं की हत्या के संगीन आरोप हैं और टीटीपी के लिए इमरान शुरू से नरमी दिखाते आए हैं। उनके विरोधी इसीलिए उन्हें तालिबान खान भी कहते हैं। इमरान अपने कार्यकाल में इस आतंकी संगठन को मुख्य धारा में लाना चाहते थे। उन्होंने जनवरी में एक कार्यक्रम में कबूल किया था कि जिस समय वो सत्ता में थे उस समय टीटीपी के आतंकियों को देश के पिछड़े इलाकों में बसाने की तैयारी कर ली थी। तो क्या पाकिस्तान तालिबान अब इमरान के एहसानों का बदला चुका रही है? पीटीआई समर्थकों के साथ मिलकर पाकिस्तानी फौज के ठिकानों को निशाना बना रही है। पाकिस्तान में कानून का राज नहीं, जंगल राज। यहां सेना कब कौन सा खौफनाक एक्शन ले ले कोई नहीं जानता। इससे सिर्फ इमरान जैसे सियासतदान नहीं बल्कि यहां के सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार बिरादरी के लोग भी दहशत में हैं। ये हैं पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार मोहित पीरजादा। जान बचाने के लिए पिछले साल ही अमेरिका चले गए थे। 2 दिन पहले ही इन्होंने वॉशिंगटन से एक ट्वीट किया। मुझे आप सभी को और मीडिया में दोस्तों को सूचित करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि मुझे विभिन्न माध्यमों से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। मुझे एहसास कराया जा रहा है कि पाकिस्तान में मेरे ठिकाने के बारे में शक्तिशाली लोग जानते हैं और मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं वॉशिंगटन में सुरक्षित हूँ। मार्च से ये सिलसिला जारी था, लेकिन अब इसने और गंभीर रूप धारण कर लिया है। इमरान खान की गिरफ्तारी के कुछ दिन पहले पिंडी और इस्लामाबाद के बीच कहीं एक बैठक हुई थी और मेरे सटीक लोकेशन को ट्रैक करने के लिए कहा गया था। मैंने वॉशिंगटन पुलिस को इसके बारे में सूचना दे दी है। पाकिस्तानी पत्रकार मोहित पीरजादा सेना के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। इमरान की गिरफ्तारी के बाद से वो लगातार सोशल मीडिया पर फौज के खिलाफ एक्टिव हैं, लेकिन अब उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इसे लेकर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन भी चिंतित है। उसने एक ट्वीट करके इन धमकियों पर चिंता व्यक्त की है और मानवाधिकारों का उल्लंघन ना हो, शांति की बहाली हो, इसकी अपील की है। लेकिन क्या यह शांति इतनी आसानी से पाकिस्तान में बहाल हो पाएगी? क्योंकि इमरान अपने समर्थकों को इस वक्त भी भड़काने में लगे। उन्होंने आज जमानत मिलते ही एक बार फिर से जनरल मुनीर को धमकी दी। कोर्ट परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए इमरान ने कहा कि देश में खराब स्थिति के लिए सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार है और वो है आर्मी चीफ। इमरान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख मुझसे डरते हैं। यह गिरफ्तारी नहीं बल्कि अपहरण है। अगर उन्हें फिर से गिरफ्तार किया गया तो देश भर में तबाही आएगी। वो बाहर रहेंगे तभी समर्थकों को शांत कर पाएंगे। अगर दोबारा जेल गए तो पाकिस्तान जल उठेगा। इमरान ने इस दौरान पाक रेंजर्स पर जमकर भड़ास भी निकाली। कोर्ट से राहत मिलने के बाद इमरान सेना और सरकार से आर पार के मूड में है। तो पाकिस्तान की सरकार खुलकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रही है। कल सरकार में सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने जजों के घरों को जलाए जाने की धमकी दी थी। आज देश के नाम संबोधन में पीएम शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला बोला। कहा कि 9 मई का दिन पाकिस्तान के लिए काला दिन साबित हुआ। देश को अस्थिर करने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट इमरान के लिए ढाल बना।
शाहबाज ने चीफ जस्टिस पर सीधे आरोप लगाए और कहा कि यह कैसा जज है जो कहता है कि इमरान आपको देखकर खुशी हुई। शहबाज शरीफ इस दौरान कश्मीर राग अलापने से भी नहीं चूके। उन्होंने कहा कि अल कादिर ट्रस्ट में 60 अरब का घोटाला हुआ, पता नहीं वो कौन से दस्तावेज थे जो लिफाफे में बंद थे, क्या पता वो कश्मीर को बेचने के दस्तावेज थे। यहां शाहबाज पीओके की बात कर रहे थे और भारत का बिना नाम लिए इमरान पर डील करने के लिए बेबुनियाद आरोप लगा रहे थे। वैसे इमरान को जमानत मिलने के बाद भी पाकिस्तान में हालात काबू में नहीं आए हैं। इस वक्त भी पूरे देश में मिलिट्री का पहरा है। आज वहां कैबिनेट मीटिंग के 2 दौर हुए हैं। इसमें इमरजेंसी लगाने पर विचार हुआ। कैबिनेट के ज्यादातर सदस्यों ने पीएम शहबाज शरीफ को इमरजेंसी डिक्लेयर करने की सलाह दी, लेकिन फिलहाल के लिए फैसला टाल दिया गया है और इस पर सोमवार को नए सिरे से चर्चा होगी। इस सब के बीच में पाकिस्तान में आज जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार वो खुद है। उसने जम्मू कश्मीर में दशकों पहले आतंक का जो बीज बोया, आज वही अपने शहरों में काट रहा है। और ऐसे मुल्क के लिए जम्मू कश्मीर के नेता रहमदिली दिखा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने एक दिन पहले पाकिस्तान में हिंसक प्रदर्शनों पर दुख जताया था। पाकिस्तान में शांति बहाली की दुआ मांगी थी, लेकिन आज यही फारूक अब्दुल्ला अपनी ही खुफिया एजेंसी आईबी पर विवादित बयान दे गए। घाटी के देशभक्त मुस्लिमों को भड़काते नजर आए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मुसलमान ही इंटेलिजेंस ब्यूरो का एजेंट बन रहा है। सूचना देने के बदले युवाओं को कैश और मोबाइल फोन दिए जा रहे हैं। ये युवक नहीं जानते कि ये इस्तेमाल हो रहे हैं और बाद में इन्हें मारा भी जा सकता है। इन युवाओं को खुफिया एजेंसी को कोई भी सूचना नहीं देनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला की ये बातें सुनिए और इनकी खतरनाक सोच और एजेंडे का अंदाजा लगाइए। मुसलमान एजेंट बनो आज पता लगान कुछ यमन कुछ डार लगान बस बट डार लगान यमन मा पोस दिवान आज आईबी सान बचन पोस दिवान तमो 15,000 बच तैयार करमित यमन पोस दिवान हर रेत तमन बचन पता पा करन तिमन तिम कत्ल इथन बाकियन करन पता मुझे समझा बस इन चीज पकान पगा तक मोबाइल चिप दिखमत मोबाइल चिप दिखमत तिमन वन खतर कत क्या गसान होश कर पन बचत पर थी नजर। क्या ये कश्मीर से खुद की पकड़ कम होने की खिसियाहट है? क्या ऐसा लगता है? फारूक अब्दुल्ला के इस बयान पर जबरदस्त विरोध हो रहा है। बीजेपी ने इसे गैर जिम्मेदाराना और पाकिस्तान के समर्थन वाला बयान करार दिया। कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का जो बयान आया है कि आईबी 15,000 रुपया युवकों को दे करके और मोबाइल फोन्स दे करके उनसे इंफॉर्मेशन लेती है और इसके साथ ही वहाँ बाद में इन लोगों को मरवा दिया जाएगा। बड़ी गैर जिम्मेदाराना इस प्रकार की एक स्टेटमेंट है। अब्दुल्ला साहब, आप तो यूनिफाइड कमांड के हेड रहे हैं एज ए चीफ मिनिस्टर, क्या आप भी यही करवाते रहे हो? इसमें यहाँ पर आतंकवाद क्यों फैला? इस प्रकार की बयानबाजी बंद करिए और देश हित की बात करिए, ना कि पाकिस्तान का समर्थन। दरअसल कश्मीर जो है वो बदल रहा है और शायद ये बदलता कश्मीर उन पुराने नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है। ये छटपटाहट है क्या? फारूक अब्दुल्ला साहब से सवाल पूछा जाना जरूरी है। क्या वो ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में फिर से पत्थरबाजी हो, ठीक वैसे ही जैसे कभी घाटी में हुआ करती थी और सेना के जवान हाथ बांधे ये सब सहते रहते थे? क्या वो ये चाहते हैं कि यहां फिर से आजादी आजादी के नारे लगे, जैसे कि कभी कश्मीर में श्रीनगर में तो कभी पुलवामा में लगाया करते थे लोग? क्या वो ये चाहते हैं कि घाटी फिर से आतंक की आग में सुलग उठे, अलगाववादियों की दुकान फिर से चलने लगे जैसे कि पहले हुआ करती थी? फारूक अब्दुल्ला इंटेलिजेंस एजेंसियों के कामकाज पर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। देश की खुफिया एजेंसियों को सूचना देना कोई बुरा काम नहीं है, अपराध नहीं है। देश की एजेंसियां
किसी हिंदू या मुस्लिम को अगर सूचनाओं के बदले इनाम देना चाहती हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लोग हिंदू या मुस्लिम बाद में हैं, सबसे पहले भारतीय हैं। फारूक अब्दुल्ला को इसे देश सेवा के नजरिए से देखना चाहिए, जम्मू कश्मीर के हित से जोड़कर देखना चाहिए, ना कि लोगों की भावना बताकर एजेंडा चलाना चाहिए। लेकिन अब फारूक अब्दुल्ला के भड़काऊ बयान के बाद अब बात उस खबर की जिसका इंतजार पूरे देश को है। इंडिकेशंस तो हमने आपको अपने एग्जिट पोल में कुछ दिए हैं, लेकिन ध्यान से देखिए, कर्नाटक में नतीजों से पहले आखिरी रात कल कर्नाटक विधानसभा और यूपी निकाय चुनाव के रिजल्ट आएंगे। इन दोनों चुनावों के सबसे तेज और सटीक नतीजे इसी चैनल पर, इसी जगह पर आप देख पाएंगे और बहुत एक्सक्लूसिव कवरेज है। हमारे रिपोर्टर्स हर जगह होंगे, एक एक डिटेल लेकर आएंगे। कल सुबह 6 बजे से नॉन स्टॉप TV9 भारतवर्ष पर आप कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों के साथ साथ ध्यान दीजिएगा यूपी के 760 नगर निकायों के रुझान और रिजल्ट देख सकेंगे। सबसे पहले वोटों की काउंटिंग सुबह 8 बजे शुरू, रुझान आने में करीब 1 घंटा लगेगा, लेकिन इससे 12 घंटे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि कल कर्नाटक में क्या होने वाला है। आपको कर्नाटक चुनाव की पूरी पिक्चर दिखाएंगे, समीकरण बताएंगे। उससे पहले कर्नाटक की 3 तस्वीरें देखिए। कर्नाटक में वोटों की गिनती से पहले मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा से मुलाकात की। बोम्मई के साथ कर्नाटक बीजेपी के कई सीनियर नेता मौजूद थे। मीटिंग का दौर कांग्रेस में भी चल रहा है। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष DK शिवकुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बेंगलुरु में मुलाकात की। एक तस्वीर JDS खेमे से भी आई है। JDS अध्यक्ष HD कुमारस्वामी तो वोटिंग वाली रात ही सिंगापुर चले गए, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री और बुजुर्ग नेता HD देवगौड़ा अपने घर पर दूसरे नेताओं के साथ रणनीति बना रहे हैं। देवगौड़ा उम्मीदवारों से फोन पर बात करके हार जीत का गणित लगा रहे हैं। मीटिंग्स और मुलाकातों के दौर के बीच कांग्रेस और बीजेपी नेता अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, जबकि JDS के नेता त्रिशंकु विधानसभा की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उन्हें लग रहा है कि JDS कम से कम 50 सीटें जीतेगी, इसीलिए त्रिशंकु विधानसभा वाले रिजल्ट के लिए भी स्ट्रैटेजी तैयार हो रही है। किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने की स्थिति में JDS का रोल अहम हो जाएगा, इसीलिए JDS के नेता इसे लेकर संकेतों में अपनी बात कर रहे हैं। कुमारस्वामी कह चुके हैं कि वो किंग मेकर नहीं, किंग की भूमिका में होंगे। वोटिंग के बाद सिंगापुर जाने से पहले उन्होंने कहा कि जो उनकी शर्तें मानेगा वो उसके साथ जाएंगे। JDS प्रवक्ता तनवीर अहमद ने इससे आगे की बात कर दी। उन्होंने कहा कि JDS ने पहले ही तय कर लिया है कि किसके साथ मिलकर सरकार चलानी। काउंटिंग से पहले JDS नेताओं के बयान काफी अहम है, क्योंकि 4 बड़ी एजेंसियों के एग्जिट पोल में त्रिशंकु विधानसभा की तस्वीर पेश की गई है। इसीलिए कर्नाटक की सियासत में इस वक्त JDS फोकस पर है। JDS प्रवक्ता तनवीर अहमद के एक बयान की इस वक्त कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक खूब चर्चा हो रही है। तनवीर अहमद ने क्या कहा, पहले उनकी बात सुनिए, फिर आगे की हम बात करें। हमने डिसाइड किया है हम किसके साथ जा रहे हैं। सही वक्त के ऊपर हम आपकी जनता को डेफिनेटली अनाउंस कर देंगे कि किसके साथ जा रहे हैं। 100% हमने डिसाइड किया। हम जानते हैं कि कौन कर्नाटका और कन्नाडिगास के साथ खड़ा रहेगा, जो कौन हमारे किसानों के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, हमारे बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए, कर्नाटका को अग्रिम स्थान पर लेकर जाने के लिए जो कौन सी पार्टी सक्षम है, वो जो साथ में रहेगा उनके साथ हम डेफिनेटली जाएंगे। ये दावा तनवीर अहमद का है, जो प्रवक्ता के तौर पर JDS को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन उनके इस दावे के बाद कर्नाटक में बयानों का दौर शुरू हो गया। एक ट्रिगर था वो। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार ने कहा उन्हें किसी की जरूरत नहीं, कांग्रेस खुद सरकार बना ले। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भी कहा कि त्रिशंकु विधानसभा का कोई चांस ही नहीं है, बीजेपी की सरकार बन रही है। I don't want to comment on him. It is his party, it is goodwill, his goodwill. Let them take their own call. Do you have any backup plan if no party gets majority? I don't have any backup plan. I have only plan that Congress party will come to power. That is my backup. Even I say that there is no chance for assembly. We will win with comfortable majority. Okay. And I am very much confident. Let him be happy with 141 till tomorrow. The reality will be there. यह भी देखना बड़ा रोचक होगा कि
परिणामों के बाद हनुमान चालीसा सबसे पहले कौन पढ़ता है, हनुमान जी की आरती सबसे पहले कौन करता है और हनुमान जी के मंदिर कौन जाता है? समझ गए ना मैं किसकी बात कर रहा हूं या किन किन की बात कर रहा हूं। जब जेडीएस नेता तनवीर अहमद चर्चा का मुद्दा बने तो एक इंटरेस्टिंग बात कर्नाटक जेडीएस के अध्यक्ष ने सीएम इब्राहिम ने कही। सीएम इब्राहिम ने कहा कि तनवीर अहमद पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। दरअसल जेडीएस की बात इसलिए हो रही है क्योंकि कुछ एजेंसियों के एग्जिट पोल में हंग असेंबली यानी त्रिशंकु विधानसभा का अनुमान है। 5 अलग अलग एग्जिट पोल में सीट अनुमान का जो रेंज बताया गया है, हम उसका औसत निकालकर आपको दिखा रहे हैं। कर्नाटक के एग्जिट पोल क्या कहते हैं, चलिए इसे देख लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कर्नाटक के एग्जिट पोल, कुल सीटें 224, बहुमत 113, बीजेपी 80। ये हमारा एग्जिट पोल है, TV9 पोल स्ट्रैट, ये एग्जिट पोल है, ठीक है। यहां पर कांग्रेस 118, जेडीएस 24, अदर्स 2। कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत ऊपर वाले 2 में मिल रहा है। दूसरा कौन सा? इंडिया टुडे, एक्सेस, माई इंडिया। 71 बीजेपी, 131 कांग्रेस, जेडीएस 22, अदर्स 2। अब यहां पर स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को इन 2 एग्जिट पोल्स में मिल रहा है। अब नीचे वाले 3 एग्जिट पोल देखिए, रिपब्लिक टीवी और पी मार्क। 92 बीजेपी, 101 कांग्रेस, 27 जेडीएस और अदर्स 4। नेक्स्ट देखिए, जी न्यूज और मेट्राइज, बीजेपी 85, कांग्रेस 109, जेडीएस 28, अदर्स 2। और लास्ट वाला देखिए अब आप, वो है सुवर्णा न्यूज जन की बात, 106 बीजेपी। यहां पर सबसे ज्यादा बीजेपी को इसी एग्जिट पोल में दिया गया है, 98 कांग्रेस। इस एग्जिट पोल में कांग्रेस को नीचे दिखाया गया और इकलौता एग्जिट पोल ऐसा है। फिर जेडीएस 19 और 1 अदर्स, यानी 3 में त्रिशंकु दिखाई दे रहा है। हालांकि एक फैक्ट यह भी है कि ज्यादातर एग्जिट पोल में कांग्रेस की जीत का अनुमान लगाया गया है। सवाल यह है कि अगर कल रिजल्ट एग्जिट पोल जैसे रहे तो इसका कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों पर क्या असर होगा, खासतौर से बीजेपी की टैली पर इसका क्या असर दिखेगा। इसे समझने के लिए आपको पिछले 4 चुनावों के आंकड़े दिखाते हैं। बड़ा रोचक है, ध्यान से देखिएगा। 2018 में जब कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए तब बीजेपी ने 224 में से 104 सीटों पर जीत हासिल की। 1 साल बाद लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी राज्य की 28 में से 25 लोकसभा सीट जीतने में कामयाब हुई। सक्सेस रेट की अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सक्सेस रेट सिर्फ 46% था, जो 1 साल बाद लोकसभा चुनाव में 89% हो गया। इससे पहले यानी 2013 के विधानसभा चुनाव की बात करें, बीजेपी बुरी तरह हारी। ये वो दौर था जब येदियुरप्पा अलग हो गए थे, उसे सिर्फ 40 सीटें मिली, एकदम कहानी पलट गई थी। लेकिन 1 साल बाद जब लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी 28 में से 17 सीटें जीत लाती है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सफलता की दर महज 18% थी, जो 1 साल बाद लोकसभा चुनाव में 61% थी। एक और उदाहरण के जरिए अब आपको समझाते हैं। 2008 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 228 में से 110 सीटों पर जीत मिली। 1 साल बाद 2009 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी के खाते में 19 सीटें आईं। अगर दोनों चुनावों के सक्सेस रेट को देखें तो फिर विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सक्सेस रेट 49% था, जो 1 साल बाद लोकसभा चुनाव में बढ़कर 68% हो गया। अब देखिए, यहां स्थिति 2004, यही स्थिति 2004 में भी हुई, जब विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 79 सीटें मिली, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 28 में से 18 सीटें मिली। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की कामयाबी की दर 35% थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में राज्य में बीजेपी का सक्सेस रेट 64% रहा। हालांकि एक और फैक्ट है जो कि कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि विधानसभा के रिजल्ट से लोकसभा के रिजल्ट को असेस नहीं किया जा सकता। दोनों एकदम अलग अलग इश्यूज पे चुनाव लड़े जाते हैं, पूरा टेक्टोनिक शिफ्ट हो जाता है। कर्नाटक में पिछले 20 साल के दौरान हुए विधानसभा और लोकसभा चुनाव में क्या रिजल्ट बताते हैं, आंकड़ों को गौर से देखें तो कर्नाटक की पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इन आंकड़ों से 3 बड़ी बातें साफ हो रही हैं। पहली बात, कर्नाटक में पिछले 4 विधानसभा चुनावों में हार जीत के समीकरण, सीटों की गिनती हर बार बदलती है, कोई सरकार रिपीट नहीं करती है। लेकिन लोकसभा चुनाव में गणित हमेशा बीजेपी के पक्ष में ही रहा है, बल्कि साउथ में कर्नाटक ही बीजेपी का गढ़ है। अगर यह कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। दूसरी बात, बीजेपी पिछले 20 साल में विधानसभा चुनाव में कभी पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई, लेकिन 28 लोकसभा सीटों में हर चुनाव में बीजेपी 60% से ज्यादा सीटें जीती।
तीसरी बात, पिछले 4 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और बीजेपी की सीटों का फासला काफी कम रहा है, लेकिन 28 लोकसभा सीटों के नतीजे देखें तो कांग्रेस बीजेपी के करीब कभी नहीं पहुंच पाई। यह इसका इंटरप्रिटेशन है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों का लोकसभा सीटों पर असर नहीं होता, यह हमने आपको आंकड़ों के जरिए समझाने की कोशिश की। यही स्थिति 3 और राज्यों की भी है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी हारी, लेकिन लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की लहर चली। 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए। तीनों राज्यों में कांग्रेस जीती और कांग्रेस ने सरकार बनाई, लेकिन कुछ महीने बाद लोकसभा चुनाव में रिजल्ट पूरा का पूरा पलट गया। आपको कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़े दिखाते हैं। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। छत्तीसगढ़ में 2018 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिली, लेकिन एक साल बाद 2019 लोकसभा चुनाव में पूरी तस्वीर पलट गई। ये देखिए, अब आप विधानसभा की हम बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ 2018 विधानसभा चुनाव, बीजेपी 15, कांग्रेस 68। 2019 लोकसभा चुनाव, बीजेपी 9, कांग्रेस 2। किस तरीके से चीजें बदल गई। इसी के अलावा एक्सक्यूज मी, अब बात करते हैं राजस्थान की। 2018 में राजस्थान में बीजेपी को 200 में से 73 सीटें मिली, कांग्रेस को 100 सीटें मिली, लेकिन क्लीन स्वीप क्या कहा जाए, 25 सीटों में से 24 मिली यहां पर लोकसभा में बीजेपी को। यह एक और राज्य। इसके अलावा एमपी की बात करते हैं। 2018 विधानसभा चुनाव, 230 सीटें, बीजेपी 109, कांग्रेस 114, लेकिन क्लीन स्वीप यहां पर भी 28 बीजेपी 29 में से और 1 कांग्रेस। कर्नाटक में जिस तरह के सर्वे आए हैं, जो अनुमान एग्जिट पोल में लगाए गए हैं, उससे कांग्रेस की सरकार बनना करीब करीब तय है, लेकिन रिजल्ट कुछ और आए हैं। बहुमत के लिए जरूरी आंकड़े 113 से कांग्रेस कम रह गई, तो फिर पार्टी के लिए सरकार बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे राजनीतिक हालात में जेडीएस और कुमारस्वामी किंग मेकर की भूमिका में होंगे, और इस बात की संभावना ज्यादा है कि जेडीएस और बीजेपी मिलकर सरकार बना ले, ऐसा सोचा जाता है। लेकिन कल कर्नाटक की फाइनल पिक्चर क्या होगी, काउंटिंग डे पर क्या होगा, आप सुबह 6 बजे से टीवी 9 भारतवर्ष पर लगातार देख सकेंगे सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे। आगे बढ़ने से पहले इस वक्त क्या कुछ चल रहा है देश और दुनिया में, आइए देखते हैं टॉप लाइन। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 2 जून तक बढ़ा दी है। कल दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। सिसोदिया ने पत्नी की बीमारी के ग्राउंड पर बेल मांगी थी। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों पर दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान दर्ज किया। ब्रजभूषण ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकार दिया। अब तक दर्ज किए जा चुके हैं 30 से ज्यादा लोगों के बयान। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में 4,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री ने पीएम आवास योजना के तहत 19,000 लाभार्थियों को चाबियां सौंपकर गृह प्रवेश करवाया। पीएम मोदी ने 91 शिक्षकों को भी एड्रेस किया। कर्नाटक के चुनावी नतीजों से पहले तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला। भगवान बजरंगबली बीजेपी से नाराज हैं, यह उन्होंने कहा। मध्य प्रदेश के बैतूल में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर बाबा का जमकर विरोध। सहस्त्र बाहु पर आपत्तिजनक टिप्पणी से भड़का कलार समाज, रैली निकालकर बागेश्वर बाबा के पुतले फूके। अतीक और अशरफ अहमद हत्याकांड के आरोपी लवलेश तिवारी, सनी मौर्य को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपी इस समय प्रतापगढ़ जेल में बंद। पंजाब के होशियारपुर में 2 गुटों के बीच दिन दहाड़े गैंग वॉर। झड़प के दौरान दोनों पक्षों के बीच चली गोलियां। गोली लगने से एक युवक की मौके पर मौत। यूपी के बस्ती में हाथ में पिस्टल लेकर रील बनाते युवक का वीडियो वायरल हो गया। जीत कनौजिया नाम के शख्स ने रील बनाकर खुद वीडियो वायरल किया। वीडियो की जांच कर युवक की तलाश में पुलिस जुट गई है। राजधानी दिल्ली में आज रहा सीजन का सबसे गर्म दिन। अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। आने वाले दिनों में पारा और बढ़ने के संकेत। लेकिन अब कर्नाटक के बाद हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। अगर राजस्थान के सियासी पारे की बात की जाए तो वहां पर आज 42 डिग्री तापमान था, लेकिन यकीन मानिए इससे ज्यादा तापमान मुझे अनुभव हुआ जब मैं इनके साथ, सचिन पायलट के साथ इनके रोड शो में था। खैर, प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत कुछ कहा, वहां पर अलग अलग नेताओं ने बहुत कुछ कहा,
लेकिन ठीक 2 दिन बाद आज राजस्थान में राजनीतिक गर्मी बढ़ गई है। सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा, इस यात्रा में पायलट फाइटर मोड में दिख रहे हैं और गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का दबाव बना रहे हैं। एक्सक्लूसिव बातचीत की और मन में यह सवाल आया कि पायलट साहब ये तो बताइए आप कि क्या वजह है कि आपने जन संघर्ष यात्रा निकाली, ना कि धन्यवाद यात्रा। आप तो खुद सरकार में। ध्यान से देखिए इंटरव्यू। एक चीज मुझे बताइए, ये जो कुछ भी चल रहा है इस सब में आप चाहते क्या हैं अशोक गहलोत से? आपकी बात किसी व्यक्ति की नहीं है, बात हमारी पार्टी का। मैं अध्यक्ष था, हमने कुछ एलिगेशंस लगाए थे, पब्लिक डोमेन में लगाए थे। हम 4.5 साल कुछ करेंगे नहीं तो सवाल जनता के मन में आएगा ना, क्यों नहीं कर रहे हैं? कहीं ना कहीं ये 5-5 साल का जो खेल होता है भाजपा कांग्रेस का, कहीं इसकी जड़ ये तो नहीं है कि आप कुछ करो फिर एक्शन ना लो, फिर आप जीत जाओ, फिर आप हार जाओ। तो ये जो साइकिल 25 साल का बना हुआ है, लोगों के जहन में सवाल उठ सकता है। तो आप क्या ये बोल रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस की यहाँ पर राजस्थान में सेटिंग चलती है? मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पब्लिक के दिमाग में, जहन में सवाल उठ सकता है कि बार बार सरकारें बदलती हैं और वही मुख्यमंत्री बार बार बनते हैं, कार्रवाई नहीं हो रही, तो क्या ये कारण तो नहीं है? अगर ये कारण नहीं है तो हमें इसको बिल्कुल स्पष्ट लोगों के बीच रखना पड़ेगा, नहीं तो ये परसेप्शन क्रिएट कर सकते हैं हमारे विरोधी। सचिन जी, क्या आपकी गांधी फैमिली से इस इशू पे बात हुई? सारी बातें कांग्रेस लीडरशिप को मालूम है, मैंने समय समय पर उठाया है, लेकिन ये काम पार्टी का नहीं है, सरकार का है। अगर कदम उठाने सरकार उठाएगी ना। क्या आप एक अलग पार्टी बनाने की सोच? ये स्पेकुलेशन आपका काम है, आप स्पेकुलेट करो, किसी को यहाँ भेजो, किसी को वहाँ भेजो, ये आपका काम है। मेरा काम है, मैं वो काम कर रहा हूँ। हो सकता है गर्मी हो सकता है धूप हो सकता है सड़कों पर हम चल रहे हो, लेकिन हमारा यही काम है कि जनता के बीच में रहो, उनकी आवाज़ को सुनो, उनकी आवाज़ को बनो। पिछले कुछ दिनों में एक चीज हमने देखी, अशोक गहलोत साहब ने कहा कि उनकी सरकार को गिराने की कोशिश की गई और वसुंधरा राजे ने उनकी मदद की। ये जिन्होंने इस बात को बोला है, ये सवाल आप उनसे पूछेगा, मैं तो जवाब कैसे दे सकता हूँ? नहीं, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि जो वो कह रहे हैं उसको देखते हुए क्या उससे उनकी सोनिया गांधी जी के प्रति जो ईमानदारी है वो तो उनकी कम है नहीं? भाई 25 सितंबर को सोनिया जी ने 2 पर्यवेक्षक भेजे थे कांग्रेस पार्टी की एमएलए की मीटिंग कराने। कांग्रेस के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस अध्यक्ष की बात की अवमानना की जाए। और 25 सितंबर को एक बड़ा काला दिन था जब कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी हमारी हाईकमान आला कमान अध्यक्ष है, उनकी अवमानना हुई, पर्यवेक्षकों की बेइज्जती हुई, मीटिंग हुई नहीं, और वो प्योर इनडिसिप्लिन था और विधायकों से इस्तीफे दिलवा दिए, सरकार को खुद गिराने के कगार पर लेकर आए। तो लोगों को समझना चाहिए कि गुटबाजी वहाँ से फैलती है। हम गुटबाजी नहीं कर रहे हैं, हम तो अनुशासन में काम कर रहे हैं, लेकिन गुटबाजी 25 सितंबर को हुई, उस पर पार्टी ने भी अभी तक कुछ बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं लिया। ये भी एक आत्मचिंतन की बात है। क्यों नहीं लिया पार्टी ने एक्शन? इसका जवाब तो AICC दे सकते। AICC ने नोटिस दिए 3 लोगों को डिसिप्लिनरी एक्शन पे, पब्लिक डोमेन में है। उसके बाद आज 7 महीने हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसका जवाब भी AICC दे सकती, मैं नहीं दे सकता। क्या AICC पार्टी आपको सुन नहीं रही है? आपको सड़क पर इसलिए आना पड़ा क्योंकि वो आपको सुन नहीं मैं तो जनता की आवाज़ सुन रहा हूँ और पब्लिक की आवाज़ सुन रहा हूँ। वो किसकी आवाज़ सुन रहे हैं? वो भी सुनेंगे, पब्लिक की आवाज़ कौन नहीं सुनेगा? जन संघर्ष यात्रा में ये किसका संघर्ष बता रहे हैं, जनता का या अपना? उस इंटरव्यू के बाद मुझे अभी तक ये क्लैरिटी नहीं। आपको हुई क्या? राजस्थान में सियासी हंगामा मचा है तो मध्य प्रदेश में भी हंगामा हो गया। वजह सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। आज एक खबर मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश में टॉप ट्रेंड कर रही है। आपने आज तक कई तरह के विज्ञापन देखे होंगे, बम्पर सेल वाले चमकदार ऑफर्स के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा विज्ञापन दिखाने जा रहे हैं जिस पर इस वक्त मध्य प्रदेश में बड़ा विवाद हो गया है, और इस विज्ञापन को देखकर आपको हैरानी जरूर होगी। यह विज्ञापन है इंदौर में खोले गए BBC कैफे का। गौर से सुनिए, BBC कैफे, जहां 99 रुपीज प्रति घंटे के हिसाब से कपल्स के लिए स्पेशल सिटिंग केबिन्स उपलब्ध करवाए गए हैं। मतलब कोई भी कपल 1 घंटे के
₹99 दे सकता है और इन केबिन्स का इस्तेमाल कर सकता है। कैफे के मालिक ने ₹99 वाले इन केबिन्स को नाम तो सिटिंग केबिन्स का दिया है, लेकिन इस कैफे के प्रचार के लिए जो वीडियो शूट करवाया गया है उसे देखने के बाद ये एकदम क्लियर है कि केबिन्स बनाने वाले ने इन्हें खोलने से पहले अपने दिमाग में कौन कौन से स्क्रीन प्ले लिखे होंगे। इंदौर में इस विज्ञापन पर असली बवंडर तब उठा जब इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। अब खलबली इस कैफे के मालिक के अंदर होगी। आप समझ गए ना क्यों?